हेलो, ग्रीटिंग स्टूडेंट्स। मैं रोहित सावंत आज आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ, एक्सेप्टेंस। ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का ही पार्ट है जैसे आप मैंने आपको बोला था ना कि हमने 8 मार्क्स का वहाँ पे कवर कर लिया। अब 8 मार्क्स का हम यहाँ पे कवर करेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। एक्सेप्टेंस होता क्या है? एक्सेप्टेंस जब पार्टी ए पार्टी बी के सामने कोई ऑफर रखती है और पार्टी बी उसे एक्सेप्ट कर लेती है ना, उसे ही हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन। A proposal or offer is said to have been accepted when the person to whom the proposal is made signifies his assent to the proposal to do or not to do something. एक्सेप्टेंस किसके अंडर आता है? सेक्शन 2B के अंडर आता है, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं अब हम। लीगल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। इसके रूल्स क्या हैं? लीगल रूल्स क्या है एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग? देखते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो देखो, एन एक्सेप्टेंस इज वैलिड व्हेन इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड and is expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal is prescribed the manners in which it is to be accepted. एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होगा तब वो एब्सोल्यूट हो, अनक्वालिफाइड हो और उसे एक्सप्रेस किया जाए यूजुअल और रीजनेबल मैनर में, ठीक है। Communicated to offerer. An acceptance must be communicated to the person who is made the offer. एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होता है तब उन दोनों के बीच बातचीत हो, एक्सेप्टर के बीच और ऑफरर के बीच, ठीक है। या कहें प्रोमिजर के बीच और प्रोमिजी के बीच, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी in the made prescribed where the mode of acceptance is prescribed in the proposal it must be accepted in that manner. मतलब कोई भी एक्सेप्टेंस कब वैलिड होती है? तब जिस फॉर्म में हम उसको प्रिस्क्राइब्ड करते हैं ना, ऑफर जिस फॉर्म में रखता है प्रपोजल को, उसी फॉर्म में उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, तभी वो वैलिड ऑफर माना जाता है, ठीक है, और वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाता है। एन ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन द टाइम फिक्स्ड। एन ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन द टाइम फिक्स्ड मतलब कोई भी ऑफर और एक्सेप्टेंस का एक फिक्स टाइम होता है। अगर उस टाइम के दौरान वो एक्सेप्ट ना किया जाए ऑफर, तो वो वैलिड नहीं माना जाता, ठीक है। एन ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन द फिक्स्ड टाइम एंड इफ नो टाइम इज फिक्स्ड देन इट मस्ट बी एक्सेप्टेड विद अ रीजनेबल टाइम, ओके। मोर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर उसमें साइलेंस हो, ऑफर कुछ नहीं कह रहा है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। ऑफर या एक्सेप्टेंस कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उसे एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता, ठीक है। द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और इज फेलियर टू आंसर, ठीक है। आगे ना वही बात इसमें भी। एक्सेप्टेंस शुड बी बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस उसी के थ्रू की जाए जिसके लिए ऑफर बनाया गया है, ठीक है। इन स्पेशल ऑफर द एक्सेप्टेंस शुड बी बाय द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड एंड इन द जर्नल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु हैज़ द नॉलेज ऑफ द ऑफर। इट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इसमें वही बात है कि वो या तो एक्सप्रेस हो और इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है।
इट इज एक्सप्रेस व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। इम्प्लाइड तब होता है कि सरकमस्टांसिस के दौरान इम्प्लाइड हो जाए डायरेक्टली, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट ऑफिस, कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी हो सकता है। व्हेन ऑफर थ्रू पोस्ट इज मेड व्हेन द लेटर रीचेज द ऑफरी। दिस रूल इज सिमिलर अंडर इंग्लिश एंड इंडियन लॉ। एंड एक्सेप्टेंस थ्रू पोस्ट इज मेड व्हेन द लेटर ऑफ द एक्सेप्टेंस duly stamped and addressed the is posted in the letter box reaches whether it is reaches the offerer or not। तो देखो अब इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो ये इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में दोनों में इनके रूल सिमिलर हैं, ठीक है। हाँ, गॉट इट। आगे देखते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ऑफरर है ना, जो उसे मतलब भेज रहा है, जिसने ऑफर रखा है, ऑफर देने वाला के लिए वो तब वैलिड होगा, तो वो डेट मानी जाएगी तब एक्सेप्टर के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। वो डेट मानी जाएगी ऑफर रखने की। और एक्सेप्टेंस की डेट वो मानी जाएगी जब एक्सेप्टर उसे एक्सेप्ट करके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में डाल दे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में भेज दे, लेटर बॉक्स में कह लो, लेटर बॉक्स में भेज। उसके लिए वो जैसे कि देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 14 तारीख को लेटर भेजा गया, ठीक है, ऑफरी की तरफ से। ऑफरर ने भेजा है, या कह लो प्रोमिजर ने भेजा है। प्रोमिजर और प्रोमिसी के पास पहुंचा है वो 16 तारीख को, 16 को, ठीक है। तो ऑफर की डेट क्या मानी जाएगी, ऑफरर की 16, और एक्सेप्टर की क्या मानी जाएगी। अगर एक्सेप्टर ने वो 16 तारीख को ही एक्सेप्ट करके रख दिया ना, तो 16 ही उसके लिए मानी जाएगी कि उसने 16 को एक्सेप्ट कर लिया, या फिर उसने 17 को भेज दिया वापस लेटर बॉक्स में डाल दिया, तो वो 17 तारीख ही एक्सेप्टर की एक्सेप्टेंस डेट मानी जाएगी, ठीक है। फिर वो ऑफरर के पास कभी पहुँचे या प्रोमिजर के पास कभी भी पहुँच जाए, ठीक है, वो कोई मायने नहीं रखता फिर। अब है कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन। कॉन्ट्रैक्ट टेलीफोन के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। जैसे दो पार्टी हैं ए एंड बी, ए बी से फ़ोन पे बात करती है और उसके सामने कोई ऑफ़र रख देती है और वो बी उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है फ़ोन पे, तो वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन हैव सम इफेक्ट हैज़ ओरल एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज व्हेन दे आर फेस टू फेस, ठीक है। वो एग्रीमेंट में तब होंगे तब वो आगे फेस टू फेस होंगे, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने रख दिया, तब वो उसे कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने आएंगे, तो भी तो वो वैलिड है, लेकिन तब तक वो एक ओरल एग्रीमेंट बन जाएगा उनके लिए, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर और प्रपोजल। एन ऑफर में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम before the communication of the acceptance is complete as against the proposer and not afterwards। Revocation of acceptance। An acceptance can be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor and not
आफ्टरवर्ड्स। रिवोकेशन और लैप्स ऑफ एन ऑफर। रिवोक्ड कब हो सकता है कोई भी ऑफर, मतलब ख़त्म कब हो सकता है, कैसे हो सकता है? और बाय नोटिस, नोटिस के थ्रू हो सकता है। बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम ख़त्म होने के थ्रू हो सकता है। बाय डेथ ऑफ द प्रपोजर, अगर प्रपोजर की डेथ हो जाए तो भी वो ख़त्म हो सकता है। बाय फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसेंटेंट टू एक्सेप्टेंस, अगर वो उसकी कंडीशन को फुलफिल ना कर पाए प्रोमिजी, तो भी वो ख़त्म हो सकता है। बाय काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर के थ्रू भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, काउंटर ऑफर मैंने आपको पीछे समझाया था। अब देखते हैं बाय नोटिस। एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड by the communication of the notice of revocation before acceptance is completed as against the offerer. By lapse of time, if the offerer not being accepted within the time prescribed. By the death of the proposer, if the fact of the death of the proposer comes to the knowledge of the acceptor before acceptance, the offer is revoked. By failure of the acceptor to the fulfill a condition precedent to acceptance, by counter offer। 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिफिकेशन है भाई। अब इससे अगली वीडियो में हम जर्नल एंट्री के ऊपर टॉपिक करेंगे। हाँ, ये भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि जो जर्नल एंट्री होती है ना, वो अकाउंट का बेस होती है। ठीक है, अगर जिसको देखनी हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।